हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही साथ इसी भावना के साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और वीडियोस देखने के लिए रेडी होकर एकदम बैठ गए होंगे। यस, सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हम कभी भी किसी भी तरह से कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि अब आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। So you just watch video freely। बिल्कुल ध्यान से वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली काव्य खंड से पाठ 4 शुरू कर चुके हैं। नाम है स्वदेशी। ठीक है, लिखा है कवि प्रेमघंजी द्वारा। पाठ की व्याख्या और कवि परिचय हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। क्या आपने देखा? ऑफ कोर्स देखा होगा। तो बस मैं यही कहूंगी हर बार की तरह कि अपने अपने व्यूज, अपने अपने जो भी विचार हैं, जो भी आपको लगता है समझ में आ रहा है या और क्या समझना चाहते हैं, किस तरह से समझना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या डाउट्स हैं, बिल्कुल आप निसंकोच बिना किसी डर के या निडरता से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आपके लिए ही तो है हम मैग्नेट ब्रेन्स है, विद्यार्थियों के लिए। सो इस वीडियो में हम करेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। अपनी पाठ 4 स्वदेशी कविता जो है, आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। तो ध्यान पूर्वक मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न के अर्थ को आप समझ सको, प्रश्न के अर्थ को समझकर उसमें निहित उस उत्तर को जान सको और अपने विचारों, अपने जो भी आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उससे बहुत अच्छे से उत्तर का निर्माण करके परीक्षाओं में या जो भी आपके टेस्ट होंगे या बोर्ड परीक्षाएं होंगी, तब आप भली भांति सबको सुनकर समझकर उत्तर निर्माण करके लिख कर आ सको और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, मेरे साथ रहना, कहीं जाना मत। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक का अर्थ समझते हो आप? शीर्षक का अर्थ कभी कभी स्टूडेंट्स की कॉपीज में मुझे देखने को मिलता है कि वो शीर्षक का अर्थ शिक्षा समझ लेते हैं और लिख देते हैं इस पाठ से या इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि। नो, नहीं, शीर्षक का अर्थ है टाइटल, हेडिंग। ठीक है, जो भी टाइटल है कविता का क्या है वो स्वदेशी। तो शीर्षक यहां अंग्रेजी में जिसे टाइटल कहते हैं वही हिंदी में शीर्षक होता है। तो शीर्षक और शिक्षा दोनों अलग है। शीर्षक यह है कि जो टाइटल दिया है वो क्या सही है, पूरी तरह से फिट बैठता है जो कविता है, और शिक्षा तो यह है कि हमें उससे क्या सीख मिली। ठीक है, तो अब हमें बताना है ये कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। मतलब जो अर्थ है स्वदेशी, क्या वो पाठ के अकॉर्डिंग या कविता के अनुसार एकदम सही है, किस तरह से है वो देखो। वस्तुतः किसी भी गद्य या पद्य का शीर्षक वह धुरी होता है जिसके चारों तरफ कहानी या भाव घूमते रहते हैं। रचनाकार शीर्षक देते समय उसके कथानक, कथावस्तु, कथ्य सबको ध्यान में रखकर ही वो शीर्षक देता है। इतना समझ आया कि धुरी मतलब एकदम बेस होता है, शीर्षक किसी का भी आधार होता है, कविता का या गद्य का। जो रचनाकार रहते हैं वो कहानी, कथानक मतलब जो भी स्टोरी चल रही है, कथा वस्तु और उसके कथ्य क्या कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो सेट करते हैं। उसके बाद प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है, बहुत सही है, सार्थक है। पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। अंग्रेजी वस्तुओं को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं। रहन सहन, खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण करते हैं,
पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न, ओके, पाश्चात्य देशों का ही अनुसरण करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। इसलिए ये जो पाठ का शीर्षक है वो एकदम सही है। स्वदेशी अर्थात हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देशभक्ति की भावना और स्वदेश होने का गर्व होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है, उचित है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी विदेशी वस्तुओं पर ही भरोसा रखने लगते हैं। अब तो उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लगती है, अपनी ही संस्कृति को विरोधाभास समझने लगते हैं। मतलब कि ये हमारे काम की नहीं, वो अच्छी है, वेस्टर्न कल्चर इस मतलब बहुत अच्छा है। बाजार में विदेशी वस्तुएं ही नजर आती हैं। अब बाजार में क्या नजर आएगा? जिसके खरीदार अधिक होंगे। खरीदार क्या चाहते हैं? विदेशी वस्तुएं। तो बाजार में वही दिखता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकने की उम्मीद रहती है वही बाजार में रखा जाता है। भारतीय कहलाने पर अपने आप को हे दृष्टि से देखते हैं। हे मतलब निम्न या तुच्छ, हे मतलब अपने आप को छोटा, निम्न या तुच्छ समझना। तो भारतीय होने पर अपने आप को तुच्छ समझते हैं। नहीं करना है ऐसा, गर्व महसूस करना है। सर्वत्र मतलब सब जगह, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर चीजों का ही बोलबाला है। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक और समाजीन है, बिल्कुल सही है, और जो होना चाहिए उस समय जो मतलब वातावरण को देखते हुए एकदम फिट है, सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि भारत में ही रहते हुए भारतीयता दिखाई नहीं देती? क्यों? क्योंकि भारत में रहते हुए भी अंग्रेजियत छा गई है, विदेशी पाश्चात्य संस्कृति की ओर भारतीय मुड़ने लगे हैं। कहां कहां? रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, बोल चाल, सब में विदेशी 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 है ना। तो हम तो भारतीय हैं, तो हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे ना। वर्तमान की यदि हम बात करें तो जैसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, है ना, जहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सभी के धार्मिक स्थल हैं। तो वहाँ पर विदेशी लोग आते हैं पर्यटन के लिए, वो भारतीय संस्कृति की ओर झुक रहे हैं। भारतीय संस्कृति जो कि सदियों से दुनिया भर में प्रसिद्ध रही है, विश्व गुरु भारत कहलाता था, यूं ही विश्व गुरु कहलाता था क्या? वो बात है, वो बात थी, लेकिन हम सब ही उस बात को, उस वैल्यू को, उस मूल्य को कम करते नजर आ रहे हैं। अपना मूल्य अपने आप से होता है, इसलिए हमारे पास जो है वो बेस्ट है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? ध्यान से सुनो। किसी देश के प्रति वहां की जनता की कितनी निष्ठा है, देशवासी को अपने देश की संस्कृति में कितनी आस्था है, यह उसके रहन सहन, बोलचाल, खान पान से पता चलता है। क्या बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगी। किसी देश के प्रति वहां के जनता की कितनी निष्ठा है, जिस भी देश में हम रहते हैं उस देश से हम कितना प्रेम करते हैं, कितना उसका आदर करते हैं, वो कैसे दिखाई देगा? हमारे चाल चलन में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारी बोली वाणी में, सब में दिखाई देगा। यदि हमारी उसी देश के अनुरूप चाल चलन, वेशभूषा, खान पान सब है, मतलब हम अपने देश से प्रेम करते हैं। और यदि ये खान पान, रहन सहन, बोलचाल सब अलग जा रहा है, मतलब हम अपने ही देश से प्रेम नहीं करते। देखो अब यहां पर स्पष्ट रूप से एक और बात समझ में आती है। बच्चा विद्यालय आता है, परिवार से विद्यालय में आता है। अब बहुत से बच्चे, स्टूडेंट्स की बात मैं कर रही हूं, आप लोगों की बात कर रही हूं,
कि कुछ स्टूडेंट एकदम विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, किससे किस तरह से वार्तालाप करना चाहिए वो भी आता है उनको, बहुत भली भांति। तो हम टीचर्स आपस में ही बात करते हैं कि क्या तो मतलब इसके घर का क्या वातावरण है, और जब कोई पेरेंट्स टीचर मीट होती है तो उनके पेरेंट्स को हम लोग थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद सब कुछ देते हैं कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, वो आपकी पूरी तरह से छवि है, वो आपका ही रूप है, प्रतिरूप है, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। अर्थात हमारे पीछे हमारी पहचान नहीं है, मतलब मैं कौन हूं, मेरी पहचान सबसे है, सरनेम से है, जाति से है, कर्म से है, स्थान से है। ठीक है, तो हम कोई भी जो काम करते हैं उससे स्पष्ट रूप से नजर आता है कि हम किस बैकग्राउंड के हैं। इसलिए कुछ भी कहने, करने, सुनने से पहले कहते हैं ना, पहले तौलो फिर बोलो। इसलिए ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसके कारण आपके माता पिता को किसी के भी समक्ष नजरें झुकानी पड़े। जब भी मिले कोई आपके प्रति उनको गर्व महसूस हो, ऐसा देना उनका, बस यही चाहते हैं माता पिता, और कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, किसी देश के प्रति वहां के जनता की कितनी निष्ठा, देशवासी को अपने देश की संस्कृति में कितनी आस्था है, उसके रहन सहन, चाल, बोलचाल, खान पान से पता चलता है। कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान, बोल चाल, हाट बाजार, अर्थात संपूर्ण विदेशी, मतलब संपूर्ण मानवीय जो क्रियाकलाप है उसमें अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत है, पाश्चात्य ही पाश्चात्य है, वेस्टर्न कल्चर ही वेस्टर्न कल्चर है। तो इस वेस्टर्न कल्चर को देखकर कैसे मान लिया जाए कि हम भारत में रहते हैं और भारतीयता है, या भारत को हम सम्मान करते हैं। जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार के बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान ना करें तो क्या कोई सम्मानीय व्यक्ति हमारा सम्मान करेगा? कदापि नहीं। हम अपने ही घर परिवार में अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों से कैसा भी रवैया करें तो क्या बाहर हमारा सम्मान होगा? नहीं होगा। यही कहा जाएगा, अरे पढ़ लिख तो लिए, किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन नैतिक मूल्य शून्य है, इनमें मोरल वैल्यूज एकदम जीरो हैं। ऐसी भी क्या किताबी ज्ञान प्राप्त करना जो अपनों को अपना ना समझ सके, जो अपनों को, बड़ों को आदर ना दे सके। तो ये बात याद रखना, ठीक है। इसलिए कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंग चुके हैं, चारों तरफ अंग्रेजियत ही है, पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है, भारत का पहनावा, रहन सहन, खान पान कहीं दिखाई नहीं देता। हिंदू हो या मुसलमान, ग्रामीण हो या शहरी, व्यापार हो या राजनीति, चतुर्दिक अंग्रेजियत की जय जयकार है। भारतीय भाषा, संस्कृति, सभ्यता धूमिल हो गई है, गायब सी हो गई है, लुप्त होती जा रही है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई ही नहीं देती। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज ध्यान से सुनो, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने आप के कंधों पर भारत भूमि की सम्मान को, भारत भूमि, मातृभूमि की मर्यादा को रख के चलना कि कोई विदेशी उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ना सके। अपने भारतीयता, अपने परिवार, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाजों को सदा सर्वोपरि रखना, सर आंखों पर रखना कि मजाल किसी की जो हमारे समक्ष, हमारे परिवार के प्रति कोई बुरी नजर भी उठा सके। हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारा संपूर्ण राष्ट्र अर्थात भारत देश। तो जो खुद से रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की सम्मान करते हैं, परिवार का सम्मान करते हैं, वही सम्मान प्राप्त भी करते हैं। समझ में आया? तो अपने आप से शुरू करो, अपने आप का सम्मान करो, अपने आप से प्रेम करो, और देखिए वो प्रेम किस कदर हमारे चारों तरफ प्रेम की लीला फैला देगा, हमें ही पता नहीं चलेगा। किसी भी तरह से नकारात्मक विचारों को अपने मन और मस्तिष्क में जगह कतई मत देना, कदापि मत देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि समाज के किए वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? मतलब भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। बिल्कुल सही कहा है।
अपने आप ही एक ऐसा समाज निर्मित हो गया है, किसी ने बनाया नहीं है, कैसे हो गया, जो अंग्रेजी या वेस्टर्न भाषा बोल रहे हैं, मतलब अरे भाई गजब, चाहे भले ही उनमें संस्कार ना हो, चाहे मतलब रीति रिवाजों का पालन नहीं करते हो, किसी का सम्मान नहीं करते हो, लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं, भाई वो तो बहुत बड़े वाले हैं। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। उनको क्या लगता है कि अंग्रेजी रहन सहन या विदेशी ठाट बाट या बोलचाल करने से हमारा विकास होगा। हिंदुस्तान का नाम लेने में संकोच करते हैं, ये कहने में लाज आती है उनको, अपेक्षा महसूस करते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं। फिर वही बात आती है कि हम हमारे ही घर की निंदा करेंगे तो दूसरा तो हमारे घर पर पत्थर फेंकेगा ही ना, ठीक है। झूठी प्रशंसा करते हुए फूले नहीं समाते। अपनी मूल संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर गौरवान्वित होना अपने देश में प्रचलन सा हो गया है। ऐसी प्रचलन को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि आलोचना करते हैं, घोर निंदा करते हैं, क्योंकि यह देश हित की बात नहीं है। ऐसा वर्ग देश को पुनः अपरोक्ष रूप से विदेशी दासता के बंधन में बांधने को तत्पर हो रहा है। जो 200 वर्षों की गुलामी से हमारे भारतीय वीर सपूतों ने अपने लहू की अंतिम बूंद तक अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया, मार कर भगाया, अपने आप की कुर्बानी दे दी, और आज क्या हो रहा है, आज क्यों विदेशी कल्चर या जो संस्कृति है उसको अपनाते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम फिर से जाने अनजाने गुलामी की तरफ फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पुनः हम पर अंग्रेजों का ही शासन हो जाएगा या विदेशी शासन हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वैसे भी स्वतंत्र हैं, लेकिन गुलामी अच्छी लगती है। हम स्वतंत्र होते हुए भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें हमारी वस्तु से ही प्रेम नहीं है, हमें भारतीय कहलाने में लाज आती है। सो प्लीज आप लोग ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आज के नागरिक हैं, नई पीढ़ी हैं, आगे आने वाला समाज आपके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, समाज की, राष्ट्र की। सो अपने आप को उस भेड़ चाल में शामिल कदापि मत करना। आधुनिकता लाना, लेकिन विचारों में आधुनिकता लाना, ऐसा नहीं कि पहनावे में ला रहे हैं या खान पान उसमें ला रहे हैं और विचारों में गुलामी। सो आधुनिकता और आजादी हमें विचारों में लाना है, ना कि वेशभूषा या खान पान में। इसलिए उन्होंने कहा है और इसलिए वे आलोचना करते हैं। नेक्स्ट है, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। नगर है, बाजार है और अर्थव्यवस्था है, उस पर क्या टिप्पणी करते हैं। नगर की तरफ क्या इशारा करते हैं, बाजार की तरफ क्या करते हैं, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर क्या करते हैं। तीनों को उन्होंने बड़े अच्छे से यहां डिफाइन किया है, नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था। देखिए, कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखती। बाजार जाइए, शादी पार्टीज में कहीं भी जाइए, चारों तरफ वेस्टर्न कल्चर, खान पान, रहन सहन, चाल चलन, वेशभूषा, सब में विदेशी, सब में वेस्टर्न, अंग्रेजियत झलकती है। क्यों? क्यों? मतलब हम गुलाम हैं, हमें हम स्वयं चाहते हैं कि हम गुलाम फिर से हो जाएं। ठीक है, नगरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन सब पाश्चात्य सभ्यता के अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुएं विदेशी दिखती हैं, विदेशी वस्तुओं को लोग चाहकर खरीदते हैं। हमें तो यही चाहिए, भारतीय नहीं चाहिए, साधारण होती है, सिंपल होती है, ये चाहिए। इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा रही है ना। स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो गया है, क्योंकि जो अधिक बिकता है उसका मूल्य अधिक दिखता है। जो बाजार में डिमांड जिसकी अधिक होगी, सप्लाई जिसकी अधिक होगी, और उसी का वैल्यू बढ़ेगी, तो फायदा किसको होगा? विदेशी कंपनीज को। भारत तो फिर घाटे में चला जाएगा। तो हम ही अपने भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। ऐसी प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। चतुर्दिक विदेशीपन का होना हमारी कमजोरी उजागर कर रही है। अपने आप को विदेशी बंधन से मुक्त करना होगा, वो भी मानसिक रूप से।
ठीक है, हमें अपने भारत की, अपने परिवार की और स्वयं की मूल्य या वैल्यू को समझना होगा, तब कहीं जाकर हम भारत की रक्षा भी कर पाएंगे और आगे चलकर हमें कभी गुलामी जैसी या दास्ता नहीं करनी पड़ेगी। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? धोती ढीली ढाली, अर्थात जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभालेंगे। कहते हैं ना, सबसे कठिन है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या खाक नियंत्रित करेगा। देश के नेताओं की बात कही कि जो अपनी धोती नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभालेंगे। आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं, विदेशी सभ्यता को अपनाने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात अपने देश की वेशभूषा को धारण करने में जो संकोच करते हैं, वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे, यह संदेह का विषय हो जाता है। जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होता जा रहा है, जो नेताओं की बात की है, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? की ही नहीं जा सकती, क्योंकि कैसे कर सकते हैं? ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव पका ले जैसा है। इसलिए कहा है कि आज के नेता, देश के मार्गदर्शक, स्वदेशी, मतलब जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन नेताओं की तरफ बात की है जो सिर्फ बोलते तो बहुत हैं लेकिन खुद ही उन पर नहीं चलते हैं, और जिनकी कथनी और करनी एक समान नहीं होती है, उनका कोई अनुसरण नहीं करते हैं। जो कहता है वही करता है, या जो करता है वही कहता है, तब जाकर उसकी आंखों में विश्वास की चमक नजर आती है और बात में वजन नजर आता है। तो सामने वाले जो श्रोता रहते हैं, वो भी श्रोता या दर्शक, ठीक है, वो भी उस बात को समझते हैं, क्योंकि सामने जो है उसको हम क्या मूर्ख समझ रहे हैं जो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए बात वही कहो जो कर सको, या जो आप कर चुके हो उसी बात को रख सको। किताबी भाषण देना या लिखी लिखा स्क्रिप्टेड पढ़ पढ़कर बोलना हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऑडियंस कब तक सुनेगी? एक ना एक दिन वो विरोध करेगी। इसलिए अपनी बातों में वजन तब आता है जब हम स्वयं उस पथ पर चलते हैं जिस पथ पर जाने की गुजारिश करते हैं सामने वालों से, और सामने वाले मानते हैं हमारी बातों को, और हमें ही नहीं पता चलता कि हमारे कितने सारे फॉलोअर्स बन गए, फॉलोअर्स हो गए, हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि दुनिया पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है, सब बुद्धिमान है, सबके पास अक्ल है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातों का मूल्य समझकर उन बातों का पालन करते हुए हमें चलना है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने डफली किसे कहा है और क्यों? डफली वाले डफली बजाए, क्यों कहा है उन्होंने? जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, चाकरी, मतलब हम तो सिर्फ काम कर लेंगे, जी हुजूरी कर लेंगे, कौन कमाए, कौन पसीना बहाए, कौन मेहनत करे, जी 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 करते रहेंगे, 2 वक्त की रोटी मिलती रहेंगी। तो जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज का बने हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। डफली की तरह राग आलाप रहे हैं, पाश्चात्य की, विदेशी एवं अंग्रेजी की गाथा गा रहे हैं, यूं ही, क्योंकि वहां से उनको खाने को मिल रहा है ना। सो जागो, स्वामी विवेकानंद जी का कथन याद है ना, जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अशोक चक्र जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, 2400 घंटे निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं,
जो सफलता के चरम शिखर पर पहुंच गए उनके पास भी 24 घंटे ही थे। जो जीवन भर बस रोते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कैसे करें, उनके पास भी 24 घंटे हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समय का सदुपयोग किस तरह से करें और उस समय का सदुपयोग करके कैसे हम ऊंचाई पर पहुंचे। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं बहुत गुजारिश करती हूं, अनुरोध करती हूं, रिक्वेस्ट करती हूं, आशा भी करती हूं कि आप सभी अपने जीवन को बखूबी तरीके से बिताकर समय का सदुपयोग करके सभ्य सफल नागरिक बनोगे। प्रॉमिस करो मुझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याख्या करें। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गोधुली के स्वदेशी पाठ से ली गई है। इसकी रचना देशभक्त कवि प्रेमघन जी द्वारा की गई है। कवि बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन जी द्वारा की गई। हाँ, बद्री नारायण चौधरी जी को ही प्रेमघन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कवि ने देश प्रेम की भाव को जगाने का प्रयास किया है। कवि ने स्वदेशी भावना को जगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पाश्चात्य रंग में रंग जाना कवि के विचार से दास्ता की निशानी है। मतलब यदि वेस्टर्न कल्चर को हम पूरी तरह से अपनाने लगे हैं, भारतीयता को पीछे छोड़ने लगे हैं, मतलब हम फिर से वही दास्ता में जकड़ते जा रहे हैं। गुलामी को हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ हमें गुलाम बनाओ, क्योंकि हम अपने आप को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम भारतीयता को नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने कहा है कि आज भारतीय लोग अर्थात भारत में निवास करने वाले मनुष्य इस तरह से अंग्रेजियत को अपना लिए हैं कि वे पहचान में नहीं आते कि भारतीय हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह से उनको क्या पता क्या हो गया है और उनको लगता है विदेशी वस्त्र पहनने से हम स्मार्ट दिखेंगे। आज भारतीय वेशभूषा, भाषा शैली, खान पान सब त्याग दिया है और विदेशी संस्कृति को सहजता से अपना लिया है। मुसलमान, हिंदू सभी अपनी भारतीय पहचान छोड़कर अंग्रेजी को अहमियत देने लगे हैं। पाश्चात्य का अनुकरण करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो अपनी कद्र नहीं करेगा, लोग हमारी कैसे सम्मान करेंगे। इसलिए हमें विदेशी दास्ता को दूर रखना है। बड़ी मुश्किलों से आजादी पाई है, उसको फिर से उसी कंडीशन में नहीं लाना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। क्या है? अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देत विपरीत। अब देखो यहां पर पाठ्य पुस्तक प्रेमघन जी है और इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। अपने आप से अर्थात अपनी भारत भूमि से प्रेम नहीं करते। क्या हो क्या गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पंक्तियां, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वह खून नहीं है पानी। स्वदेश, वह खून कहो किस मतलब का। भारतीय वीर सपूतों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी मेहनत की, दिन रात कहां कहां जाकर कैसे कैसे बड़ी मशक्कतों के बाद भारत भूमि को अंग्रेजों से आजाद करवाया। लेकिन आज की पीढ़ी क्या रही है? दास्ता को स्वीकार करती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाती जा रही है और अपनी संस्कृति को पीछे धक्का देती जा रही है। इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों ने स्वदेशी भावना पूरी तरह से लुप्त सी हो गई है। विदेशी भाषा, रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देत विपरीत पूरी तरह से रच बस गई है। अभी सभी और मात्र अंग्रेजी का ही बोलबाला है। जो भारतीयता, जो भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है, उसको छोड़कर विदेशी की तरफ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? स्पष्ट कीजिए। मेरे विचार से जो स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता में जितनी अधिक सरलता, स्वाभाविकता एवं पवित्रता है, उतनी विदेशी संस्कृति सभ्यता में नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के लोगों ने जब पवित्र भारतीय संस्कृति का प्रबंध कार्य ही नहीं संभाल रहा, तो जटिलता से भरी हुई विदेशी संस्कृति का निर्वाह कहाँ तक कर सकेंगे। अतः हर स्थिति में पूर्ण बौद्धिकता का परिचय देते हुए
भारतीय संस्कृति, मूल, वंश, भूषा, वेशभूषा का निर्वहन किया जाना चाहिए। तो जो नवा जो दोहा है उसमें पूरी तरह से स्वदेशी की भावना झलकती है। और स्वदेशी की भावना के अंतर्गत क्या है? सबसे अधिक क्या है? भारतीय संस्कृति सभ्यता में जितनी अधिक सरलता है, स्वाभाविकता है, पवित्रता है, उतनी विदेशी में नहीं है। ये वास्तविकता है, क्योंकि यहाँ के लोग जब पवित्र भारतीय संस्कृति का संभाल नहीं सके, वो उसका क्या संभाल लेंगे? वो तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आराम से चलो, नहीं तो औंधे मुंह गिर जाओगे। कितनी भी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लो, कभी अपने मन में अहंकार की भावना को जन्म मत देना। अहंकार की भावना जब जन्म लेती है तो सीधे नीचे गिर जाते हैं। कब अर्श से फर्श पर पहुंच जाए पता ही नहीं चलता, कब राजा से रंक बन जाए पता ही नहीं चलता। अभिमान, घमंड, दशानन राजा रावण को याद कीजिए, बुद्धिमान, महापंडित, चारों वेदों पुराणों का ज्ञाता, अहंकार के कारण उसका ये हाल हुआ। ठीक है, तो यहां पर जब भारतीय संस्कृति जो पवित्र है, जो सहज है, जो स्वाभाविक है, उसका पालन नहीं कर पा रहा है और आज विदेशी तरफ होड़ से भागे जा रहे हैं, जो इतनी सरल, सहज, पवित्र संस्कृति का पालन नहीं कर सकते, अनुसरण नहीं करते, वो विदेशी सभ्यता को क्या अपना पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे मतलब जो कवि हैं उन्होंने कहा है कि आज ऐसा समय आ गया कि यहाँ के लोगों से जब पवित्र भारतीय संस्कृति का प्रबंधन कार्य नहीं संभल रहा है, तो जटिलता से भरी, कठिनता से भरी, कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई विदेशी संस्कृति का कहां तक निर्वाह करेंगे? अतः हर स्थिति में पूर्ण बौद्धिकता का परिचय देते हुए भारतीय संस्कृति, मूल, वंश, वेशभूषा का निर्वहन किया जाना चाहिए। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से हर एक प्रश्न को सुना है, समझा है, और सुना है और समझा है तो आप परीक्षाओं में उत्तर अवश्य लिख पाएंगे। ठीक है, लिख पाएंगे ना? मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से आपके समक्ष हर एक विषय के वीडियोस प्रस्तुत करता रहेगा, वो भी 100% फ्री, और सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हमेशा प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता या टेंशन मत लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड अब आपको चिंता करने की नहीं है बिल्कुल भी जरूरत, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है ना, जो अपने विद्यार्थियों के लिए बेस्ट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ध्यानपूर्वक बने रहिएगा हमारे साथ। जो भी आपको जिस भी विषय के वीडियो देखना है, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। क्या गणित का वीडियो देखना है, विज्ञान का वीडियो देखना है, सामाजिक विज्ञान का देखना है, या हिंदी का देखना है ना? मान लीजिए आपको हिंदी का देखना है, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th हिंदी, गोधुली। क्या देखना है? पाठ्यक्रम, जो भी आपको देखना है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यदि आपको पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है तो ओपन कीजिए, पाठ्यक्रम का वीडियो हो जाएगा, जिसमें पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी रहेगी, दोनों पाठ्य पुस्तिकाओं की जानकारी रहेगी। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अधिक से अधिक आप जो भी वीडियोस रिलीज होंगे तो नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। हाँ, शेयर करना मत भूलना। सभी कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं सबको शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स, होनहार विद्यार्थी ऑनलाइन बेस्ट फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।